नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये जो हमने करंट अफेयर्स का सीरीज स्टार्ट किया है, इसमें जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको देखने को मिल जाएगा इस एक सीरीज में। मतलब पिछले एक साल का करंट अफेयर्स आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग 600 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं वीडियो की ओर। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता हो, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो आज हम लोग करेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग 51 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए थे, और उनमें से कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। मतलब किस किस टॉपिक पे हम लोग 51 क्वेश्चन लिए थे पार्ट 1 में। तो वो था मोदी कैबिनेट का, ये जो तीसरा कैबिनेट बना है, मतलब तीसरी बार जो सरकार बनी है, उसका फुल डिटेल आपको उसमें मिलेगा। और इम्पोर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स जो बने हैं वो भी आपको उसमें से देखने को मिल जाएगा। फिर लोकसभा इलेक्शन 2024 के बारे में जो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको उसमें देखने को मिलेगा। फिर इस बार जो 18वीं लोकसभा हुई थी, उसमें कितने वीमेन और कितने मुस्लिम कैंडिडेट्स पहुंचे हैं लोकसभा, ये भी हम लोग कवर किए हैं। फिर लोकसभा के साथ साथ कई राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव हुए थे, जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो वहाँ पे किस पार्टी की कितनी सीटें आई और कौन वहाँ पे मुख्यमंत्री बने, ये सब भी हम लोग कवर किए हैं। फिर इस बार कितने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीते लोकसभा 2024 में। फिर नागी और नकटी जो एक बर्ड सेंचुरी है, मतलब 2 बर्ड सेंचुरी है, उनको अभी रामसर साइट्स का दर्जा मिला बिहार में, उसके बारे में डिटेलिंग है। इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन बना, यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के नॉन परमानेंट मेंबर्स अभी कौन कौन बने हैं। स्लोवेनिया ने अभी पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज किया है एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। फिर कौन सा हाई कोर्ट है जिसने मेंस्ट्रुअल लीव स्टार्ट किया है वीमेन स्टाफ के लिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं हमने कवर किए हैं। इसके अलावा भी और टॉपिक्स हैं, यहाँ पे मैं कुछ टॉपिक्स ही लिख कर लाया हूँ, तो आप समझ सकते हैं पार्ट 1 वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और उसका पीडीएफ भी आपको वहीं से मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला हुआ है। तो आइए चलते हैं हम लोग पार्ट 2 की ओर। यहाँ हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 से। क्वेश्चन नंबर 52, नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने हैं। तो ये एक बार फिर से बन गए हैं अजीत डोभाल जी। 52वां का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये इनका तीसरा टर्म है एनएसए के रूप में, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के रूप में। मतलब 2014 में ये बने थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और 19 तक रहे। फिर 2019 में बने और 2024 तक रहे। अब 2024 में नरेंद्र मोदी जी की थर्ड टर्म में ये फिर से बन गए हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो ये इनके नाम पे एक और रिकॉर्ड हो गया है कि ये लॉन्गेस्ट सर्विंग एनएसए बन चुके हैं। इतने टाइम तक कभी कोई एनएसए मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नहीं रहे हैं पहले कभी कोई। आगे देखते हैं 53, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन बने हैं, मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन बने हैं। तो ये भी एक बार फिर से बन गए हैं प्रमोद कुमार मिश्रा जी, जिनको शॉर्ट में कहा जाता है पीके मिश्रा जी। तो ये इसके पहले मतलब 2014 से 19 ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो थे नरेंद्र मोदी जी के फर्स्ट गवर्नमेंट में, उस टाइम थे नृपेंद्र मिश्रा जी थे। और उस समय ये जो पीके मिश्रा अभी बने हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो 2014 से 19 के टाइम पे एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नृपेंद्र मिश्रा जी। लेकिन 2019 में जब दूसरी बार सरकार बनी, उस टाइम पीके मिश्रा जी बने थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और अभी 2024 में ये फिर से बन गए हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी। मतलब ये इनका सेकेंड टर्म होगा। और एक और जो अभी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ है वो हुआ है अमित खरे और तरुण कपूर जी, ये बने हैं प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र्स। मतलब ये प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करेंगे अलग अलग नीतियों पे। आगे देखते हैं 54वां क्वेश्चन, G7 शिखर सम्मेलन 2024 में भारत को आमंत्रित किया गया है। यह किस देश में आयोजित किया जा रहा है, मतलब कि G7 समिट जो है ये 2024 में किस देश में हो रहा है, जहाँ पे भारत को मतलब वहाँ पे बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है। तो ये हो रहा है इटली में।
54 का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं G7 के मेंबर कौन कौन से हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस। तो इटली एक मेंबर है और वहाँ पे G7 समिट इस बार हो रहा है 2024 में, जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। हालांकि भारत G7 का मेंबर नहीं है, बट जो भी होस्ट कंट्री चाहे तो वो किसी को वहाँ पे आमंत्रित कर सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनको इनविटेशन आया, इटालियन काउंटर पार्ट मतलब इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, उनके द्वारा इनको आमंत्रण आया तो इन्होंने स्वीकार कर लिया। और 50वां G7 समिट जो कि पुगलिया इटली में हो रहा है, वहाँ के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी रवाना हो चुके हैं। पिछला जो G7 समिट था 49वां, वो हुआ था जापान में, और 51वां जो अगले साल मतलब 2025 में होने वाला है वो भी ऑलरेडी शेड्यूल्ड है और वो होगा कनाडा में। तो ये ध्यान रखिएगा, इस साल हो रहा है इटली में, अगले साल होगा कनाडा में। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का पहला फॉरेन ट्रिप है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, जो कि इटली गए हैं G7 समिट अटेंड करने के लिए। 55वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नए कौन बने हैं? तो ये बने हैं उपेंद्र द्विवेदी जी। हालांकि अभी ये बने नहीं है, अभी इनको सिर्फ मतलब अपॉइंटमेंट इनका फिक्स हो गया है कि ये बनेंगे, बट इनका जो कार्यकाल है वो शुरू होगा 30 जून आफ्टरनून से। अभी जो है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ वो मनोज पांडे जी ही हैं, मनोज पांडे हैं अभी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ये बनेंगे 30 जून से उपेंद्र द्विवेदी जी। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग इनके बारे में और कुछ डिटेल। तो उपेंद्र द्विवेदी जो हैं वो अभी वाइस चीफ हैं आर्मी स्टाफ के, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मतलब आर्मी स्टाफ के ये वाइस चीफ हैं अभी। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तो मनोज पांडे जी हैं। तो उपेंद्र द्विवेदी जी ये किनको सक्सीड करेंगे? ये करेंगे मनोज पांडे जी को सक्सीड करेंगे। और ये कब पोजीशन अज्यूम करेंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 जून को आफ्टरनून में ये बन जाएंगे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। हालांकि जो जनरल मनोज पांडे जी हैं इनको रिटायर होना था 31 मई को ही, लेकिन सरकार ने इनको 1 मंथ का एक्सटेंशन दे दिया। हालांकि सरकार ने रीज़न नहीं बताया, बट सरकार ने 1 मंथ का एक्सटेंशन दे दिया। हो सकता है उस समय चुनाव के मध्य में, हो सकता है नहीं चाह रहे थे कि कोई नए अपॉइंटमेंट हो, इसलिए शायद उन्होंने कोई रीज़न तो नहीं दिया। 56 जिमेक्स 24 समुद्र अभ्यास ये भारत और किस और देश के बीच में शुरू हुआ है? तो ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है जिमेक्स 24, तो क्योंकि 2024 में हो रहा है इसलिए। तो आप समझ गए होंगे जिमेक्स का फुल फॉर्म से ये जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज है, मतलब ये इंडिया और जापान के बीच में ये मैरीटाइम एक्सरसाइज होता है। तो 56 का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये इस बार का जो ये है जिमेक्स, ये 8वां होगा, एडिशन होगा इस बार का, जो कि योकोसुका जापान में हो रहा है ये। हालांकि इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी और उस टाइम जापान में ये मैरीटाइम एक्सरसाइज हुआ था। पिछली बार जो 7वां जिमेक्स एक्सरसाइज था जिमेक्स 2023, ये हुआ था विशाखापट्टनम में जुलाई 2023 में हुआ था। तो इसका ये मतलब है कि ये जो जिमेक्स एक्सरसाइज है ये अल्टरनेट होता है, एक बार इंडिया में एक बार जापान में। आइए आगे देखते हैं 57 हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया गया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम एंड टेक्नोलॉजी ये घोषित किया गया कौन से वर्ष को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा? तो ये वर्ष 2025 है, मतलब यूनाइटेड नेशंस के द्वारा वर्ष 2025 को घोषित किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम एंड टेक्नोलॉजी। अब ऐसा क्यों किया गया है? ताकि ये पब्लिक को अवेयर करे और पब्लिक का सपोर्ट ले क्वांटम साइंस को बढ़ाने के लिए। हालांकि इसके पहले दिसंबर 2022 में यूनाइटेड नेशंस ने एक और रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया था जिसमें उन्होंने साल 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन भी घोषित किया था। तो 2025 के लिए आप याद रखिएगा कि 2025 जो है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा घोषित किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन और साथ ही साथ इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम एंड टेक्नोलॉजी। आगे देखते हैं 58 हाल ही में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स MMA में शामिल होने वाले भारत के पहले पुरुष फाइटर कौन बने हैं? फर्स्ट मेल फाइटर कौन बने हैं MMA में शामिल होने वाले? तो ये बने हैं संग्राम सिंह। 58 का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये कौन है संग्राम सिंह? ये फॉर्मर कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियन ये पहले रह चुके हैं। तो अगर ओवरऑल इंडियन की बात करें
तो इंडियन तो ये दूसरे हो जाएंगे संग्राम सिंह, लेकिन अगर मेल की बात करें तो संग्राम सिंह पहले हो जाएंगे एमएमए जाने वाले। हालांकि इसके पहले जो थी वो फीमेल थी, पूजा तोमर जी, ये पहले एमएमए में फाइट कर चुके हैं। एमएमए का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। आगे देखते हैं 59, यूक्रेन शांति सम्मेलन ये निम्न में से किस देश में आयोजित होगा? यूक्रेन पीस कॉन्फ्रेंस, तो ये आयोजित हो रहा है स्विट्जरलैंड में। 59 का यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 15 से 16 जून तक ये स्विट्जरलैंड में ये कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रहा है, यूक्रेन पीस कॉन्फ्रेंस, ऑब्वियसली, जिससे यूक्रेन में मतलब एक शांति समझौता, ताकि यूक्रेन में शांति बनी रहे, लड़ाई जो चल रहा है इनका रसिया से वो रुक जाए। तो इसमें क्या है, लगभग 90 देश जो है दुनिया भर से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इस कॉन्फ्रेंस में। तो इसमें क्या है, एक सॉल्यूशन निकाला जाएगा यूक्रेन के साथ, ताकि भाई मतलब यूक्रेन और रसिया का जो लड़ाई चल रहा है वो रुक जाए। जो कि 28 महीने पहले ये लड़ाई स्टार्ट हुआ था, जब रसियन फोर्सेस था वो यूक्रेन में इन्वेड कर दिया था, घुस गया था, तब से लड़ाई चल रहा है। 28 महीने हो गए, अभी भी लड़ाई चलता ही रहता है रुक रुक कर। तो उसके लिए शांति समझौता यहाँ पे होगा। हालांकि इसमें रसिया पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है, रसिया इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इनफैक्ट रसिया का ये मानना है कि स्विट्ज़रलैंड जो है ये अब न्यूट्रल वेन्यू है ही नहीं, वो एक तरफा फैसला ले लेगा, इसलिए रसिया वहाँ पे जा ही नहीं रहा है पार्टिसिपेट करने के लिए। और ये स्विट्ज़रलैंड में होस्ट हो रहा है कीव के रिक्वेस्ट से। कीव क्या है, ये यूक्रेन की राजधानी है। जिस तरीके से कहा जाता है ना कि जॉर्जिया मेलोनी ने न्यू दिल्ली को न्योता भेजा है G7 समिट में मतलब आने के लिए, तो एक्चुअली दिल्ली का मतलब ये हुआ कि भारत सरकार को। तो उसी तरीके से कीव का मतलब होता है यूक्रेन सरकार के रिक्वेस्ट में स्विट्जरलैंड होस्ट कर रहा है ये पीस कॉन्फ्रेंस को। उसमें रसिया ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई खास उसमें से निष्कर्ष निकलने वाला है नहीं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट कौन है? वियोला एमहर्ड। और रशियन प्रेसिडेंट तो आप जानते होंगे, व्लादिमीर पुतिन। 60वां क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स मतलब वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान है 129। 60वां का यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसको जारी करता है। और इस रिपोर्ट के अनुसार एक मेल को इंडिया में जहाँ पे 100 रुपये मिलते हैं जिस काम के लिए, वहाँ पे फीमेल को सिर्फ 40 रुपये मिलते हैं। ये है जेंडर गैप का डिस्पैरिटी है ये। अब इसमें जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं, इंडिया का रैंक 129 है आउट ऑफ 146 कंट्री। हालांकि 2023 में इंडिया का रैंक 127 था, इस बार इंडिया और 2 अंकों से पिछड़ गया और इंडिया का रैंक हो गया 129। आइसलैंड पहले पे है, फिनलैंड दूसरे पे है और नॉर्वे तीसरे नंबर पे है। मतलब टॉप रैंक पे, टॉप 3 में आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे है। सबसे लास्ट में जो है वो है सूडान, जहाँ पे लड़ाई ही चलता रहता है ज़्यादातर। तो ये लास्ट में है और इसने रिप्लेस किया अफ़गानिस्तान को। पहले अफ़गानिस्तान लास्ट पे होता था, इस बार नहीं है। उसकी भी एक वजह है, क्योंकि जो तालिबान का शासन वहाँ पे चल रहा है अफ़गानिस्तान में, तो इस बार उसको इस सर्वे में शामिल ही नहीं किया गया, क्योंकि वहाँ से डेटा मिलना ही मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा मलावी को भी नहीं शामिल किया गया, म्यांमार को भी नहीं, रसिया को भी नहीं, क्योंकि डेटा ही नहीं मिल पाता। तो सिर्फ 146 कंट्रीज़ को शामिल किया गया, जिसमें इंडिया का रैंक है 129। टॉप 3 में है आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। जारी करता है इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आगे हम लोग बढ़े इसके पहले आप लोग प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे आपको वीडियोस इस तरीके के देखने को मिलेंगे जो कि सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे देखते हैं 61। हाल ही में कायरोस किताब को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ का अवार्ड मिला है। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखा गया, जर्मन की राइटर हैं जेनी एर्पेनबेक्स, इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया था, कायरोस किताब को, जिसको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ अवार्ड। अब कुछ और बातें जान लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जर्मन ऑथर हैं ये जेनी एर्पेनबेक, और इनके जो ट्रांसलेटर हैं माइकल हॉफमैन, इन्होंने अपना अवार्ड इनके साथ शेयर किया है। तो इस तरीके से ये जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है ये कायरोस बुक को मिला। जर्मन की जो चांसलर हैं वो हैं ओलेफ स्कोल्स। आगे देखते हैं 62। अब हम लोग आगे के कुछ क्वेश्चंस में पिछले 6 महीने के जो, या 1 साल कहिए, सारे जो इम्पोर्टेंट जो गवर्नमेंट स्कीम्स है वो हम लोग कवर करने वाले हैं पिछले 1 साल के। अगले कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? विडो रीमैरिज इंसेंटिव स्कीम
तो ये शुरुआत की गई झारखंड में। 60वां का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये इस तरीके का इंडिया में पहला स्कीम है जिसमें क्या है, जो विडोज़ हो गई हैं उनको सपोर्ट और इनकरेज किया जाएगा कि आप लाइफ में मतलब दोबारा शादी कीजिए और लाइफ में मतलब आगे बढ़िए। उसके लिए आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे अगर आप दोबारा शादी करने का ऑप्शन चुनती हैं तो। हालांकि इसमें एक्सेप्शन ये है, अपवाद ये है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलेगा, पेंशनर को नहीं मिलेगा और जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं उनको नहीं मिलेगा। झारखंड के चीफ मिनिस्टर अभी हैं चंपाई सोरेन। आगे देखते हैं 63। हाल ही में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई? तो ये शुरू किया गया था दिल्ली में, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो 63 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना में मंथली पेमेंट मिलेगा 1000 रुपये 18 साल से ऊपर सभी महिलाओं को। लेकिन कुछ अपवाद जो है वो ज़रूर होता है कि मतलब जिनको पेंशन या किसी तरीके का सहायता मिल रहा है दिल्ली सरकार से, तो उनको 1000 रुपये इसमें नहीं दिया जाएगा इस योजना के थ्रू। फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको नहीं दिया जाएगा, टैक्स जो पे कर रही है वीमेन उनको भी नहीं दिया जाएगा, और उनको ही दिया जाएगा जिनके पास दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड है। आगे देखते हैं 64। हाल ही में महतारी वंदन योजना, इसकी शुरुआत किस राज्य में की गई? तो इसकी शुरुआत की गई थी छत्तीसगढ़ में। 64वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, मंथली इकोनॉमिक असिस्टेंस दिया जाएगा 1000 रुपये का, तो सालाना कितना हो गया 12000। अब आप किसी को पैसे देते हैं तो ऑब्वियसली आप उसको एम्पावर कर ही रहे हैं। तो ये भी महिलाओं के लिए स्कीम था। तो इसमें सिर्फ मैरिड वीमेन जो हैं वही अवेलेबल थी, है ना। और साथ ही साथ इसमें एक क्राइटेरिया था कि आपका जो फैमिली इनकम है, एनुअल इनकम है बेनिफिशियरी का फैमिली का, वो कितना 2.5 लाख रुपये से कम होना चाहिए, 2.5 लाख रुपए से कम ही होना चाहिए, तो ही आपको इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। और जो विमेन इसके लिए अप्लाई कर रही हैं उनका एज 23 साल से 60 साल के बीच में होना चाहिए, तभी मिलेगा। विडोज़, ऑर्फेंस मतलब जो विधवा हैं, अनाथ हैं या अबेंडेंड विमेन हैं, मतलब जिनके पति ने उनको छोड़ दिया है, वो भी इसमें इस योजना के तहत लाभ ले सकती हैं। आगे देखते हैं 65। हाल ही में पिरूल लाओ पैसे पाओ, ये एक अभियान शुरू किया गया। तो आपको बताना है किस राज्य में शुरू किया गया पिरूल लाओ पैसे पाओ। तो ये शुरू किया गया था उत्तराखंड में। 65 का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो उत्तराखंड का जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये स्कीम लॉन्च किया था पिरूल लाओ पैसे पाओ, ताकि जो जंगलों में आग लग रही है उसको कंट्रोल करना है इसके थ्रू। क्योंकि जो पिरूल होता है उसमें जल्दी से आग पकड़ लेता है, एक जगह आग लगा तो पूरा जंगल में फैल जाता है। तो ये पिरूल जो है इसमें करना क्या था, लोकल्स और यूथ का एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें चाहिए था, ताकि वो जाएं और पिरूल को जंगलों से कलेक्ट करके लाएं। पिरूल होता क्या है, पाइन ट्री के पत्तों को कहा जाता है पिरूल, है ना। तो जंगलों से जाकर आपको कलेक्ट करके लाना है। तो इससे होगा क्या, आप कलेक्ट करके लाएंगे तो आप इसको सरकार को कलेक्शन सेंटर में बेच दीजिए, आपको 50 रुपये पर केजी मिलेंगे। तो आप पैसे भी कमा लोगे और आग लगने से भी जंगल में बच जाएगा, और वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा 50 रुपये पर केजी। अब ये जो पिरूल जो आप जमा करके सरकार को देंगे, सरकार उसको पैक करेगा, प्रोसेस करेगा, आगे इंडस्ट्रीज़ को बेच देगा। अब पिरूल जो है उत्तराखंड में मैंने बताया क्या होता है, पाइन ट्री के पत्तों को कहा जाता है पिरूल, जिसमें क्या है आग लगना बहुत इजी होता है, सूखे होते हैं वो। तो अब इस पिरूल का सरकार क्या यूज़ करेगी, अब इसको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। इसमें बेड बनाने के लिए, जो डोमेस्टिक एनिमल्स है पालतू जानवर, उनके बेड बनाने के लिए यूज़ होता है। फिर इसमें अगर आप काऊ डंग को मिक्स कर दो तो ये फर्टिलाइज़र के रूप में भी यूज़ हो जाता है। और फिर फलों को पैक करने में, ताकि फल अगर कोई सड़ा है तो वो दूसरे को ना सड़ा दे, या तो फिर क्या है मतलब आसानी से एक जगह से दूसरी जगह फलों को ले जाने, पैक करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। फिर आगे क्या है, स्टेट गवर्नमेंट 25 किलोवाट का एक पावर प्लांट भी लगा रही है पिरूल की सहायता से, और इससे क्या होगा, पावर जनरेट होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। 66वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना, इसकी शुरुआत किस राज्य में की गई? तो इसकी शुरुआत की गई मणिपुर राज्य में। स्कूल ऑन व्हील्स मतलब कि चक्कों पे चल के आपके लिए स्कूल आपके द्वार पे आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मणिपुर में बहुत लड़ाइयाँ चल रही थी, तो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। तो 66 का यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो वहाँ की जो गवर्नर है अनुसुईया यूके, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया। अब इसमें क्या था, स्टूडेंट्स को एजुकेट करना जो रिलीफ कैंप्स में है, जो स्कूल नहीं आ सकते हैं क्योंकि वहाँ पे एथनिक स्ट्राइफ हो गया था और फिर ओले भी पड़ गए थे, दोनों ही वजह था। तो इसमें क्या है, एक मोबाइल स्कूल बस होगा, मोबाइल मतलब चलाएमान, एक जगह से दूसरे जगह जाने वाला, है ना। इसमें साथ साथ क्या होगा, लाइब्रेरी होगा, कंप्यूटर्स होगा, स्पोर्ट्स गियर होंगे, और साथ साथ टीचर्स तो होंगे ही, और वो अलग अलग कैंपों में जाएंगे और बच्चों को
पढ़ाएंगे। तो सारे जो अफेक्टेड स्टूडेंट्स थे, जो लड़ाई से, ओले पड़ने से, स्ट्राइक, वही लड़ाई जो हुआ, तो ये कब हुआ था? ये पिछले मतलब 3 मई से ही ये चल रहा है लड़ाई। तो लगभग 1 साल हो गया है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। तो खुद ही सरकार क्या की, स्कूल को ही बच्चे तक पहुंचा रही है। इसमें बच्चों के फ्यूचर में काफ़ी हेल्प मिलेगा। आगे देखते हैं 67। हाल ही में इंदिराम्मा आवास योजना ये किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था तेलंगाना राज्य में। 67 का यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी, उनका ये कहना है इस योजना के तहत कि 4.5 लाख इंदिराम्मा आवास मतलब घर बनाए जाएंगे और इसका बजट होगा 22,500 करोड़ और 3500 इंदिराम्मा आवास जो है हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में बनाए जाएंगे, ऐसा वहाँ के सीएम रेवंत रेड्डी का कहना था। 68। गर्भपात के अधिकार को संवैधानिक दर्जा देने वाला पहला देश कौन बना? मतलब राइट टू अबॉर्शन, तो पहला देश बना फ्रांस। 68 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। मतलब इसको पास करने के लिए वहाँ पे ज्वाइंट सेशन बुलाया गया। तो वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा होता है, अपर हाउस लोअर हाउस, तो वहाँ पे लोअर हाउस है नेशनल असेंबली और अपर हाउस है सेनेट। तो ज्वाइंट सेशन में इसको पास किया गया। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो है इमैनुअल मैक्रों, फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है गैब्रियल एटल। आगे देखते हैं 69। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को हुई? तो ये हुई थी 22 जनवरी 2024 को। 69 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 70 देखते हैं। हाल ही में अरुण योगीराज नाम के एक व्यक्ति चर्चा में थे, तो यह कौन है? तो ये है राम मंदिर का जो रामलला का जो मूर्ति विराजमान है राम मंदिर अयोध्या में, उस मूर्ति के ये मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज जी। तो 70 का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये है अरुण योगीराज। आगे देखते हैं 71। निम्न में से किस संस्था ने श्री राम लला के माथे पर सूर्य प्रकाश मतलब सूर्य तिलक लाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह सूर्य तिलक राम लला के माथे पर, तो इसको लाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई थी उस इंस्टीट्यूट का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु। 71 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये मतलब प्रोजेक्ट था सूर्य तिलक प्रोजेक्ट। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि रामलला के माथे पर एक तिलक लाना है, सूर्य तिलक, हर रामनवमी के दिन। तो ये काफ़ी मुश्किल प्रोजेक्ट था जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने इसको कंप्लीट किया। 72। उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा अयोध्या धाम कर दिया गया? तो एक्चुअली उत्तर प्रदेश का जो हवाई अड्डा है अयोध्या एयरपोर्ट, उसका नाम बदल के कर दिया गया महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा अयोध्या धाम। 73 देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो पहला जो हिंदू मंदिर है वो बन रहा है यूएई का पहला हिंदू मंदिर बन रहा है, मतलब यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स में पहला हिंदू मंदिर बन रहा है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 73 का सी हो जाएगा। 74। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया? तो इन्होंने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में किया श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास। तो 74 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो लॉर्ड कल्की है, भगवान कल्की, इनको लॉर्ड विष्णु का 10वां अवतार भी माना जाता है। 75। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में माँ कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास किया? तो इन्होंने माँ कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास किया असम राज्य में। 75 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 76। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर ये भारत के किस राज्य में बनाया गया? तो ये बनाया गया भारत के तेलंगाना राज्य में। 76 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 77। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद ये किस देश में बनाई गई? पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद, तो ये बनाया गया सऊदी अरबिया में। 77 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 78 देखते हैं। हाल ही में ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा ये किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया यूएई सरकार के द्वारा, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स के द्वारा। तो 78 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक 10 साल का रेसिडेंसी वीज़ा है यूएई के लिए। तो इसमें क्या है, उन इंडिविजुअल्स को मिलेगा जिन्होंने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ बहुत ही एक्सेप्शनल एफर्ट्स किए हों, चाहे वो लैंड इन्वायरमेंट हो चाहे वो मराइन इन्वायरमेंट हो। अगर आपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ बहुत ही अच्छा किया है तो आपको ये 10 साल का ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा मिलेगा। अब ये अनाउंस किया गया है जो रूलर है दुबई के और प्राइम मिनिस्टर हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद जी के द्वारा। तो इस तरीके का ये कोई
पहला वीज़ा अनाउंसमेंट नहीं है। इसके पहले यूएई ने गोल्डन वीज़ा भी अनाउंस किया था, ग्रीन वीज़ा भी अनाउंस किया था। तो 2019 में इन्होंने गोल्डन वीज़ा अनाउंस किया था, जो कि आज भी चल रहा है। तो ये गोल्डन वीज़ा 10 साल का रेसिडेंसी वीज़ा था। इसमें इन्वेस्टर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, साइंटिस्ट को, एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स या ग्रेजुएट्स हैं तो उनको भी दिया जा रहा था, ह्यूमैनिटेरियन लीडर्स को भी दिया जा रहा था। लेटेस्ट में जिनको मिला है वो हैं सुपरस्टार रजनीकांत सर को ये मिला है। इनके अलावा बहुत लोगों को, जैसे कि शाहरुख खान सर को, है ना, संजय दत्त जी को, बहुत सारे लोगों को, बॉलीवुड स्टार्स को ये गोल्डन वीज़ा मिला हुआ है। अब 2019 में आया था गोल्डन वीज़ा। 2019 के 3 साल बाद इन्होंने लाया था ग्रीन वीज़ा। इसके तहत क्या है, 5 साल का वैलिडिटी पीरियड था। इसमें आपको किनको एम किया गया, स्किल्ड प्रोफेशनल्स को, फ्रीलांसर्स को, इन्वेस्टर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को। तो इस तरीके से यूएई सरकार ने कई तरह के वीज़ा पॉलिसी लाए थे, ग्रीन वीज़ा, गोल्डन वीज़ा, और अभी जो आया है वो है ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा, जो कि इन्वायरमेंट के लिए जिन्होंने अच्छा काम किया उनके लिए है ये। आगे देखते हैं 79, निम्न में से किस देश में भारत सरकार द्वारा भारत पार्क खोला जाएगा। तो भारत पार्क खोला जाएगा भारत सरकार के द्वारा यूएई में। 79 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें शोरूम्स खोले जाएंगे, वेयर हाउसेस खोले जाएंगे, मतलब गोदाम खोले जाएंगे, जिनमें क्या रहेगा, इंडियन गुड्स रहेंगे, जो कि इसी पार्क में रखे जाएंगे, इन शोरूम्स और गोदाम्स में। ऐसा इसलिए क्योंकि यूएई में बहुत सारे, आप जानते हैं यूएई का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स। तो इसमें बहुत सारे एमिरेट्स हैं, दुबई, शारजा, अबू धाबी, फुजैरा, इस तरीके से 7 एमिरेट्स से मिलकर बनता है यूएई। तो अब दुबई में बहुत सारे लोग आते हैं। तो विदेशियों के बीच में इंडियन गुड्स को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार वहाँ पे बनाने जा रही है ये पार्क, जिस पार्क का नाम हम लोग देखें क्या है, भारत पार्क रखा जाएगा। तो इसमें इंडियन गुड्स को प्रमोट किया जाएगा। तो 80वां क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा ये कहाँ बनाया जा रहा है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट, तो ये बनाया जा रहा है दुबई में। 80 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं, इस एयरपोर्ट का नाम होगा अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अभी का जो दुबई एयरपोर्ट है उससे 5 गुना ज़्यादा बड़ा होगा। और इसका कॉस्ट, लागत क्या आएगा, $35 बिलियन इसको बनाने में लागत आएगा, जिसमें 400 गेट्स होंगे और 5 जो है वो पैरेलल रनवेज होंगे। और सालाना कितने पैसेंजर को ये हैंडल करने का कैपेसिटी होगा इस एयरपोर्ट का, 260 मिलियन पैसेंजर्स को ये सालाना हैंडल करेगा ये एयरपोर्ट। तो आज के हमारे ये 80 क्वेश्चन हो गए। तो टोटल दोनों पार्ट 1 और 2 मिलाकर टोटल हो गए हैं 80 क्वेश्चन। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे अगले कुछ दिनों में। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप इस चैनल से जुड़ जाइए, आपका बहुत बेनिफिट होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।